देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और कल की तैयारी में आप सभी को फेस्टिविटीज़ यानी त्योहारों की इस पूरी श्रृंखला की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे कि आपकी जो निवेश यात्रा है, आपका जो इक्विटी से रिश्ता है, वो और मजबूत हो और हम इसमें आपके मार्गदर्शक बनकर हमेशा आपका साथ निभाएंगे। और कल की तैयारी, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका शो है, आप दर्शकों का शो है, जहां पर हम आपको आज के बाजार का पूरा ब्यौरा बताते हैं और इसके साथ ही कल के बाजार पर हमारे एक्सपर्ट आपको अहम रणनीति सुझाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा आपके सवालों का बहुत बड़ा हिस्सा हम शामिल करते हैं, जिसे आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हमसे पूछ सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब आपको अगले दिन देते हैं, यानी जो पिछले शो में सवाल आपने पूछा था उसके जवाब आज आपको मिलेंगे और जो आज आप सवाल पूछेंगे वो कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। चलिए, इन सब के बीच में आखिरकार बाजार में रौनक लौटी है। त्योहारों के साथ एक कदमताल बाजार की निफ्टी देखिए 24,339 पर बंद हुआ। 159 अंकों की यहाँ पर तेज़ी नजर आई। हालांकि एक वक्त पर 24,400 के ऊपर भी निफ्टी गया था। बैंक निफ्टी 500 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। 51,260 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 50 अगर गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस लगभग 5.5% की तेजी आज नजर आई। अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 4% ऊपर रहा। आईसीआईसीआई बैंक में 3% की तेजी रही। आयशर मोटर्स लगभग 3% चढ़ा तो विप्रो, अडानी पोर्ट, जीएसडब्ल्यू में 2.5 से 3% की तेजी हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी शानदार रहे। 1780 शेयर चढ़कर बंद हुए और 841 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जो दबाव रहा वो कोल इंडिया पे था, बजाज ऑटो पे था, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और हीरो मोटो जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिला। चर्चा में शामिल करते हैं हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत। बाजार में बाहर लौटी है, लेकिन अब जाहिर सी बात है आज खरीदारी भी देखने को मिली। कल के बाजार पर किस तरह की रणनीति लेकर जानी चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पहले तो सभी दर्शकों और आपकी पूरी टीम को दिवाली की वीक की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस ऑल्सो। ये नया साल जिस तरह से आज हमारा मार्केट चला उसी तरह से हर पूरे साल हमारा मार्केट चला और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे, यही शुभकामनाएं रहेगी। अब मार्केट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पिछले वीक के मुकाबले आज जो ओपनिंग हुई वो काफी अच्छी हुई। उसके बाद अपने गेन्स को संभाल के भी रखा, लेकिन जो लास्ट आवर में वापस एक सेल ऑफ हमने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल से उनको संभाल के रखा। जैसे निफ्टी की मैं बात करूं तो 24,200 24,300 का एक हर्डल था जिसको काफी अच्छे से उसने संभाला। 24,400 तक भी गया था इनफैक्ट। और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, ये इनिशियल रिवर्सल है, लेकिन अगर अभी 24,000 का लेवल नहीं टूटता है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी उसकी नेकलाइन जो है वो 24,700 से 24,800 के बीच में। तो कहीं ना कहीं मार्केट वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो डिप की वेट कीजिए। 24,200 24,300 के बीच में लॉन्ग की थी, 24,000 का स्टॉप लॉस और 24,700 तक की एक रैली डेफिनेटली हम निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 51,000 का लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो उन्होंने अच्छी खासी लेवल बढ़त के साथ उन्होंने होल्ड किया है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जब तक 50,800 का लेवल होल्ड रहता है तब तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी में भी आप 51,800 52,000 तक के लेवल आने वाले समय में देख सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स रहेगा। 50,800 बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा और 24,000 का स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये है अहम रणनीति इंडेक्स स्तरों पर। चलिए, फटाफट से अब हम शामिल करते हैं आपके सवालों को। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आया हुआ है वो लेते हैं। यूट्यूब के ज़रिए ये सवाल हम तक पहुंचाए हैं हमारे तमाम दर्शकों ने। और पहला सवाल है सुमैया का। ऑयल इंडिया पर राय जानना इन्हें। 560 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की हुई है और आज के बाज़ार में भी जो हम देख रहे हैं वो प्रेशर नज़र आया है। बताएं किरण जी, ऑयल इंडिया पर क्या राय बन रही है? 560 की बाइंग है। सो ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो काफी ऊंचे ऊंचे स्तरों पे उन्होंने लिया है। अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं, रिकवरी थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन टेक्निकली हम देखें तो स्टॉक में आज 200 दिन की मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। एक इन्वर्टेड हैमर जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी बनी हुई है और मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो 470 450 का एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे प्राइस नहीं गया तो डेफिनेटली इसमें एक हम रिकवरी देख सकते हैं, जिसमें ऊपर में 550 600 तक की रिकवरी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे रुकना चाहिए 450 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस
550 580 है तो वापस एक बार चार्ट रिवाइज करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। बाकी एज ऑफ नाउ 450 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो 450 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ऊपरी जो उछाल है वहां पर आपको नए तरीके से समीक्षा करनी होगी। बढ़ते आगे, आशीष ओझा का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर ही सवाल है, बीईएल पे राय जानना चाहते हैं। 274 274 की इनकी बाइंग है। बताएं किरण जी, बीईएल पे क्या नजरिया बन रहा है? हाँ, सो बीएल की बात करें तो फ्राइडे एक अच्छा खासा मूव आया था। आज वो फिजल आउट देता हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई, आज उसके ऊपर खुला लेकिन टिक नहीं पाया। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग है। ये जो डिप आया है, डिप के अंदर आपको लॉन्ग करना चाहिए और आपके पास अगर स्टॉक है तो होल्ड भी रखना चाहिए। जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं वो 270 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 255 के नीचे का रखिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, अगर 255 नीचे के लेवल में ब्रेक नहीं हुआ तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 300 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। तो बीईएल काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ। पे आपको बने रहने की सलाह, अहम रणनीति आपको बता दी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं अजय शाह का। दो स्टॉक पे सवाल है। जीएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने 1040 की बाइंग की है। मणिपुरम फाइनेंस, इन्होंने 220 के स्तरों पर खरीदारी की है। अब बताएं किरण जी, जीएसडब्ल्यू स्टील 1040, मणिपुरम फाइनेंस 220 की बाइंग 220, क्या रणनीति होनी चाहिए दोनों स्टॉक पे? तो पहले जेएसडब्ल्यू स्टील की हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल मेटल्स के अंदर आज हमने एक नीचे के लेवल से खरीदारी देखी है, ये एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ, फिर पूरा रिकवरी करके कल के भी हाई के यानी कि फ्राइडे के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। और जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 920 का आप मेंटेन की, जब तक 920 के नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक तब तक चांसेस है कि यहाँ पे हमें अच्छी खासी खरीदी देख सकते हैं। और ऊपर में जो लेवल हम देख रहे हैं वो 1050 1060 के लेवल हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 920। दूसरा जो स्टॉक है वो मन्नापुरम है। मन्नापुरम में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा फॉल देख लिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉल के बाद का कंसोलिडेशन चल रहा है पैटर्न। और जो उनका मोमेंटम इंडिकेटर वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है और वहां पे हम कहीं ना कहीं एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं। तो रिसेंट जो बॉटम बना है 138, तो मेरे हिसाब से 135 138 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रख सकते हो। नहीं खरीदारी करनी है तो भी आप कर सकते हो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। और ऊपर में 160 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 160 का लेवल क्रॉस करेगा, एक बड़ा सा जो गैप है 177 तक का, वहां तक के टारगेट हमें लग रहा है कि मन्नापुरम के ऊपर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से होल्ड रखना चाहिए नीचे में 135 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको तमाम स्टॉक्स पे आपके। चलिए शिवम दासू का सवाल लेते हैं। वोडाफोन आइडिया, इन्होंने 14 रुपए के स्तरों पर खरीदारी की है। रेमंड में इन्होंने 1850 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। वोडाफोन आइडिया में आज ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जो है वो इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है। रेमंड 1850 की बाइंग है। बताएं किरण जी, क्या रणनीति होनी चाहिए? रेमंड की जो अगर आपको बात करें हम, तो रेमंड में ओवरऑल जिस तरह की चार्ट पैटर्न हमें डेली वे ऊपर देखने को मिल रहा है, स्टॉक कहीं ना कहीं एक लोअर टाइम फ्रेम एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक अच्छा खासा उसने सपोर्ट बनाया था 1500 के आसपास, वो 1500 का सपोर्ट भी उसने ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज जो 1500 के आसपास का है। तो 1600 का सपोर्ट माफ कीजिएगा ब्रेक हो चुका है। 1500 का सपोर्ट जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। अब उनकी खरीदी तक ये प्राइस आएगा कि नहीं, तो एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा है। बट जैसे कि 200 डेज मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि 1500 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। और जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली है, तो चांसेस है कि यहाँ पे भी वो रिकवरी पैन आउट हो सकती है। सो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए। इनिशियल लेवल पे 1900 तक की एक रिकवरी आ सकती है। जैसे ही 1900 का प्राइस आए उसके बाद वापस आप चार्ट में एक बार रिविजिट करके अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीपक का सवाल लेते हैं। आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 198 की इनकी बाइंग है। बताएं किरण जी, आईआरएफसी अगर हम देखें तो इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। नुकसान भी यहाँ होता होगा, क्या करना चाहिए? सो रेलवे के सभी स्टॉक्स में हम अच्छी खासी देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है तो प्राइस करेक्शन देखने को मिली है। आईआरसीएफसी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक।
आरएसआई के ऊपर 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है, तो चांसेस है ये पोटेंशियल रिवर्सल पैटर्न हो सकती है एट करंट मार्केट प्राइस। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। हमारे नए दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा एक दिवाली पिक हो सकता है। मेरे हिसाब से 142 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 130 के नीचे का रखिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है ऊपर में 200 तक जाने की गुंजाइश ये स्टॉक रख रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो ये है राय IRFC पे इस वक्त नजर आती है। आखिरी सवाल ले लेते हैं रमेश पजनी साहब का। डेल्टा कॉर्प पे राय जानना चाहते हैं। 210 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताएं डेल्टा कॉर्प पे क्या रणनीति रखनी चाहिए। डेल्टा कॉप की अगर हम बात करें तो जो कोर्ट का केस चल रहा है जीएसटी की मैटर, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस चल नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से वेकेशन या तो फेस्टिवल आया है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि डेल्टा कॉप के अंदर वापस एक अच्छी खासी खरीदी आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये फंडामेंटल टेलविंड्स है। टेक्निकल लेवल पे भी हम बात करें तो स्टॉक में एक ओवरसोल्डनेस है। काफी प्राइस करेक्शन आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बार जंप भी आना चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे निकलने की तो सलाह नहीं रहेगी। 110 या 100 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो, और ऊपर में कहीं ना कहीं 140 150 का रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है, चलिए इन सवालों को हमने शामिल किया और इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है VIP शेयर्स। किरण जी बताइए, VIP पिक के तौर पर आज क्या पसंद आ रहा है आपको? सो वीआईपी पिक के तौर पे हम 2 कॉल दे रहे हैं, दोनों बाई तरफ है। तो पहला तो हमारा हैवीवेट काउंटर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एक आफ्टर बोनस हम देख रहे हैं कि 1300 का एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। 1330 के आसपास की क्लोजिंग है, आप लॉन्ग करके जाइए। 1360 तक के हमारे टारगेट है, एंड 1310 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो इनिशियल लेवल पे 1360 के टारगेट के लिए हम रिलायंस बाई सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे हमने हमारी ओपनिंग कमेंट्री में भी बताया कि मेटल्स के अंदर हमें काफी अच्छी एक तेजी लग रही है कि यहाँ से मेटल्स के अंदर एक तेजी आ सकती है। तो VDL हमें काफी अच्छा लग रहा है। अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना रहा है। 100 और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, और ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसने अब तक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक भी नहीं किया है। फ्रंटलाइनर मेटल सेक्टर की बात करूँ, स्टॉक्स की बात करूँ तो मैं, तो ये इनहेरेंट एक स्ट्रेंथ भी है। तो मेरे हिसाब से VDL लॉन्ग करना चाहिए। 495 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 458 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा रिलायंस में। तो रिलायंस सॉरी VDL में, तो VDL एंड रिलायंस हमारी तरफ से 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे बाई की तरफ। चलिए, तो ये है राय VIP पिक के तौर पर पसंद आती हुई किरण जी को। किरण जी जाने से पहले डिस्क्लोजर दे दें। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में या मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन अब डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट में हो सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। शुक्रिया करेंगे किरण जी हमें समय देने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कल आखिर किन इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए ये मेरी से सहयोगी रक्षा रावत बताने के लिए जुड़ चुकी हैं। जी रक्षा, बताएं कल के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? जी तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे देखें तो मज़गांव डॉक में जो है वो डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर है। IPO के लिहाज से बात करें तो इफकॉन्स इंफ्रा का यहाँ पे IPO जो है कल उसका आखिरी दिन होने वाला है। ये IPO 25 अक्टूबर को खुला था और कल इसका आखिरी दिन है। IPO अभी तक 0.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो कल आप इसमें आखिरी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। कल निफ्टी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो सिप्ला, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और L&T यहाँ पर अपने सेकेंड क्वार्टर के नतीजे जो है वो जारी करने वाली हैं। कुछ और कंपनियों के सेकेंड क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो मैरिको, कैनरा बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, हुडको, दीपक फर्टिलाइज़र, वोल्टास, SBI कार्ड्स और बायोकॉन यहाँ पर अपने नतीजे जो हैं वो सेकेंड क्वार्टर के जारी करने वाली हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें आपको कल नज़र रखनी है। और याद रहे कल धनतेरस का शुभ पर्व भी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका कल के ट्रिगर्स बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जाते जाते आपको एक खास बातचीत के साथ छोड़ जाते हैं। दिवाली यानी प्रकाश, समृद्धि और गुड लक, और दिवाली के मौके पर ET Now स्वदेश आपके लिए गुड लक का एक ट्रेजर हंट काफ़ी मज़ेदार अंदाज में लेकर आया है। हमारे दिवाली स्पेशल के खास सेगमेंट व्हील ऑफ फॉर्च्यून में बाजार के दिग्गज मनीष चोखानी हमारे साथ हैं, जो
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को रफ्तार देंगे। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया होंगे उनके साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा और राज खोलेगा इस दिवाली से अगले दिवाली तक कौन सा सेक्टर करेगा सुपर परफॉर्म, कौन बनेगा मल्टी बैगर। तो आइए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कमाल देखते हैं। चलिए, दिवाली है और दिवाली के अंदर अगर हम फॉर्च्यून्स की बात नहीं करें, किस्मत की बात नहीं करें, तो दिवाली खत्म नहीं हो सकती है। और हमारे साथ मनीष चौखानी जी हैं, ही इज देयर विद अस एंड नाउ इट्स टाइम टू स्पिन द व्हील एंड फाइंड सम ट्रेजर। तो ट्रेजर हंट करते हैं। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट, नहीं तो फिर लोग मुझे बोलेंगे नहीं, आप सेटिंग घुमाइए, थी। चलिए मैं घुमाता हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें चीटिंग नहीं है। जहां पर रुकेगा वहां पर चौखानी साहब राइट आंसर देंगे। क्या क्या ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। मैं ट्राई करूंगा कि घूम करके यहीं पर आए, मगर देखिए ये फॉर्च्यून है, कहां पर रुकेगा उसके बाद ही चौकानी साहब देंगे। और रुका 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 रुका, देखिए मैंने नहीं I knew it was rigged. I think the multi-bagger idea is India. Be invested fully, have the right portfolio mix, have the right asset allocation, and 90% of India's wealth lies ahead of us. Just be invested. चलिए 3 बार घुमाना है, अब आप घुमाइए, नहीं तो फिर नहीं, दोबारा घुमाई, हो घुमाई। सकता है। चलिए जोर से घुमाते हैं इस बार। और चला 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 और ये बार बार मल्टीबैगर भी क्यों आ रहा है। वन मस्ट हैव कंपाउंड, अरे फिर चला फिर चला वही फिर आने चला वाला फिर चला। विच एसेट क्लास? Asset class this year only, I think will be precious metals. It will outperform equities. सोना, Gold, चांदी। silver, uranium, all these are going to really take off. तो घर में सोना लेके रख दो। बीवी को खुश रखिए। और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी लेके रखिए शादी के लिए। और अब तीसरी बार, चलिए इस बार आप घुमाइए। This way or that way? किस में? I think I spun it too fast. ये रुका 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 रुका, देखिए वन मस्ट हैव कंपाउंड। इंडिया तो हो गया। ये तो पूरा हिंदुस्तान, HDFC बैंक इज द कंपाउंडर. इट्स नॉट प्राइस्ड प्रॉपर्ली. It will catch up and it'll deliver tremendous wealth. We are not even 150th rank in banking. We have to be the third largest economy. The best bank in the country has to be up in the top 20 ranks in the world. एक फॉलोअप सवाल, हाँ जी. जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है, अरे इतना बढ़ चुका है, गिरेगा, अक्टूबर में हमने करेक्शन भी काफी देखा, आपको क्या लगता है कि इस समय करेक्शंस आ सकते हैं, कुछ दिन तक मंदी हो सकती है, प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है, मगर कमिटमेंट लेवल हिंदुस्तान में 3-4-5 साल के लिए अच्छा रखा? आई थिंक बनाए रहिए. 15% प्रॉफिट ग्रोथ होती है कंपनियों की. वो अगर जैसे आप रोज अगर बैठ लेंगे तो आपका विनिंग लूजिंग चांसेस 50-50. उसको 1 साल तक स्ट्रेच कर लेंगे तो 75-25 हो जाता है. और वही 3 साल करें, यू कैन नॉट लूज मनी. सो जिस देश में प्रॉफिट ग्रोथ इज कमिंग 15% एवरी ईयर एंड यू आर यंग, एवरेज इन्वेस्टर 32 साल का है, आपके पास 20 साल आगे सामने दिख रहे हैं कि देश 10 गुना बढ़ने वाला है, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ने वाला है, ये मार्केट तो पीछे नहीं रहेगा. सो पेशेंस रखिए. डोंट ट्राई टू मेक ऑल द मनी इन द नेक्स्ट 3 months एंड नेक्स्ट 6 months एंड देन गो फ्रॉम ऑल टू जीरो. स्टे इन्वेस्टेड, हैव अ बैलेंस मिक्स. दैट्स ऑल आई कीप सेइंग. हम लोग सब 35 साल से मार्केट में यही किया है. बाय बीइंग इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट, यू मिस द बेस्ट मंथ, यू मिस आउट द होल थिंग. तो बस बने रहिए. एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपको 20 साल से ऊपर से जानता हूं, तो मैंने देखा है कि आप मार्केट साइकिल्स बड़ी अच्छी पकड़ते हैं. 2000 में अपनी टीएमटी से पहले जो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो था वो कैश रेस करता था. 2008 में भी आपने वैसा करा था. आप मुझे बता रहे थे कि आप इस समय इन्वेस्टेड हैं, तो क्या मैं समझ सकता हूं कि जो आपने पैटर्न्स देखे थे 2000 टीएमटी बबल के पहले या 2008 बबल के पहले, अभी वह नहीं है? अगर होते तो आप कैश रेस कर चुके हो. आई वुड हैव रेज कैश. वो सही बोल रहे हैं आप. बट हैविंग सेड दैट, यू नो, आदमी जैसे यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर, it doesn't give you beginner's luck. So maybe शुरुआत में beginner's luck थी. I hope last में जाके I don't get wrong. But ऐसा you're right कि condition ऐसा है नहीं कि दुनिया डूब जाएगी और इंडिया से सब भाग जाएंगे. I think जो deluge of money आना बाकी है इंडिया में दुनिया से, वो actually lies ahead of us. और मनीष चौखानी साहब जब आते हैं तो गाने की बात तो होती है. दिवाली का शो बिना कोई गाने My God. कि कैसे हम रैप कर सकते हैं? So क्या करना पड़ेगा? क्या आपकी चॉइस, आपका गाना, दिवाली विश और आपके शब्द. चलिए. मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत
जिंदगी हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। मैं गाते ही रहूंगा, आपका शो चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी थैंक यू दिवाली, वेरी मच। थैंक यू।